ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात करें ईसीएल की दादागिरी की, उसकी जमींदारी की, जो कि चल रही है झारखंड में। जो कवायद है लोगों के जमीन को हड़पने की, उसके हक को लूटने की। तो अभी आपको सुनाते हैं कि जो ईसीएल के सीजीएम हैं, किस तरीके से उनकी भी दादागिरी सामने आई है। जब हमारे सहयोगी ने बातचीत करने की कोशिश की तो कैसे वे पेश आया, ये आपको सुनाते हैं। आपका परमिशन नहीं है? पीआरओ डिपार्टमेंट नहीं, इनसे परमिशन लेना होगा। पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आपको बोलेंगे, जो भी आप पूछना है वहां से पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ अगर कोई चीज, अगर कोई सिस्टम के लिए हमको जानना होगा तो आपके पीआरओ के पास जाओ। वो हमसे मांगेगा, हम दे देंगे। आपको हम एक ही चीज बता देना, नहीं देंगे। नहीं, जो भी आपको रिले आज जो ले जो चल रहा है आपके यहाँ, उसका कोई जवाब आप नहीं देंगे। आइए, ये पकड़ो। अखिलेश पांडे जी हैं। पांडे साहब, मैं जाऊं? आपको मर्जी, आपको मर्जी। हम आपको कोई भी रिपोर्ट लेना है आप पीआरओ से लीजिए। पहले तो आप अपना परिचय दिए। मैंने तो आपको परिचय दिया, नितेश नाम हुआ, नक्षत्र न्यूज रांची से हूं मैं। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आदमी जब आता है परिचय करता है, आपको हमने स्लिप भेजा है। देने का सब उतना हम लोग देखते अरे तो कैमरा ऑन भी नहीं किया हमने तो आप सीधे बोलने लगे। आप जो बोल रहे हैं, आप कैमरा ऑन करें, कैमरा लेके तो घुसे, कैमरा ऑन अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर तो रिपोर्टर कैमरा लेके ही ना घुसता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर तो कैमरा लेके ही ना घुसेगा। हम लोग तो प्रिंट वाले हैं नहीं क्या? हम लोग प्रिंट किसी को इन्फॉर्म नहीं है, पीआरओ डिपार्टमेंट आपको खबर देगा। हम लोग एक बुलेटिन भी देते हैं, बुलेटिन में हम लोग जो भी है। चलो यहाँ ईसीएल के सीजीएम साहब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हम जितनी खबर को दिखा रहे हैं, इनके बिना जवाब के हम खबर दिखाएंगे, जबकि इनके चैम्बर में हम पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने कोई भी जवाब हमें नहीं दिया। तो जो भी हमारी खबर चलेगी वो इनके जवाब के बगैर चलेगी। हम उच्च पद पर बैठे पदाधिकारियों से भी इसका जवाब लेंगे। और इसके बाद हमारे सहयोगी ने भू राजस्व मंत्री से भी बात की, और वो क्या कुछ कहा उन्होंने नितेश रंजन से भी सुनाते हैं आपको। कोल परियोजना में अनियमितता ही अनियमितता है। केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है इसमें। शायद यही वजह है कि मामला ऊपर से ही सेट होता है। अब सेट करने वाले केंद्र के लोग हैं, राज्य के लोग हैं। कौन है? अभी झारखंड सरकार में भू राजस्व मंत्री अमर बावरी जी हमारे साथ हैं। अमर बावरी जी, काफी अनियमितता है। अगर उस इलाके में हम गए जब, तो देखा कि वहां पर किसी भी प्रावधान का समुचित उपयोग नहीं किया। देखिए, माइनिंग के लिए अपने डिपार्टमेंट से, सरकार की ओर से तो ठीक है, माइनिंग पूरा आता है। माइनिंग के लिए जमीन अधिग्रहण जो था, बीसीसीएल किया हुआ, सीसीएल जो भी लोकोपक्रम था, उन लोगों ने अधिग्रहण किया है और माइनिंग के लिए वो सब काम चला रहे हैं। और कहीं से भी किसी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, किसी नियम कायदे कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो सरकार के संज्ञान में यदि बात आती है तो उस पर उचित कार्रवाई वहाँ के उपायुक्त के माध्यम से, वहाँ के एसडीओ के माध्यम से करेंगे। और साथ ही साथ अगर मामला गंभीर यदि नजर आता है तो हम लोग खुद भी जाकर के उस मामले को जरूर देखेंगे। सवाल ये उठता है कि जैसे ही कोई उपायुक्त कार्रवाई करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है, आपको दो उदाहरण देता हूं, के रवि कुमार और राजेश शर्मा, दोनों तत्कालीन उपायुक्त ने लिखित रूप से आपके विभाग को दिया है कि ये क्या कहते हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है भू राजस्व विभाग को, तो उनका तबादला भी हो जाता है। ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है। अब के रवि कुमार और उनका क्यों तबादला हुआ है तो विभागीय प्रश्न है। लेकिन अगर हमारे विभाग में चिट्ठी पत्र आया है तो उसको जरूर हम लोग देखेंगे, उसको दिखवा लेंगे। हमारे विभाग से उन्होंने जमीन ली होगी, और जमीन लेकर के हो सकता है जो जितनी जमीन हो क्या सकता है, हम लोगों ने इस पे एक्सरसाइज किया है, सचिव से बात भी हुई थी। क्योंकि हम भी कोलफील्ड के इलाके से आते हैं, तो जो माइनिंग एरिया ऑक्युपाइड किया गया, जो अधिग्रहण किया गया, उससे ज्यादा में लोग जो है माइनिंग का काम करते हैं, और ये तो कोई परेशानी होती है। एक सारी बातें हम लोगों के नजर में ध्यान में है, और इसलिए हम लोगों ने सचिव को कहा भी है कि उस पर विशेष कार्रवाई करे, और जितने भी सरकार की जमीन है उसको चिन्हित करके, अगर यदि कोई उल्लंघन करता है, चाहे कोई भी हो, जो भी कानून का यदि उल्लंघन करता है, तो उसको कानून के दायरे में ला करके उचित कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने जो पत्र लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि सीबी एक्ट के तहत जो जमीन है वो 15 साल के बाद जो है रैयतों को वापस करनी है, मूल रैयतों को वापस करनी है। और अगर 15 साल से 15 साल और ग्रेस पीरियड होता है तो उसके लिए उसको मुआवजा दिया जाएगा, तमाम चीजें दी जाएगी, लेकिन जमीन उन्हीं को वापस होगा जिसकी जमीन है।
तो इस तरीके से करके उपायुक्त ने पत्र दिया है और वहां क्या किया जा रहा है कि दूसरे मौजा के लोगों को उसमें बसाने का काम किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जो उपायुक्त ने साफ तौर से पत्र में लिखकर सेक्रेटरीट को भेजा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपने संज्ञान में लाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरे संज्ञान में भी नहीं है। मैं जरूर सेक्रेटरी को कहूंगा कि भी उस पत्र को, उस फाइल को, संचिका को मेरे सामने प्रस्तुत करे, और अगर वहां के संबंधित तत्कालीन उपायुक्त का कोई यदि इस तरह का डिसीजन है, निर्णय है, अगर उन्होंने किसी निर्णय पे पहुंचा है तमाम चीजों को देख करके, तो उस पर निश्चित रूप से सरकार गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। विभाग ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन मंत्री जी ने इतना जवाब जरूर दे दिया है कि कार्रवाई सख्त होगी। अगर इस तरीके का पत्र आया है और उपायुक्त साफ तौर से अगर लिख रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तो कोई भी बचेंगे नहीं। अब देखना यह होगा कि इन पर केंद्र सरकार का दबाव काम करता है या नहीं। चलिए, तो आपने सुना जो पांडे जी हैं, जिन्होंने जिस तरीके से जो पेश आए और उन्होंने कुछ भी बोलने से कैमरे के सामने इंकार किया, जबकि अनियमितताओं का वहां पर देखा जाए तो भंडार सा है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। नितेश, जो स्थिति थी उसको किस रूप में देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, मैं लगभग 3 से 4 दिन उस इलाके में रहा था और पांडे जी को भली भांति ये जानकारी मिल चुकी थी। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ये खबरें की जा रही है जो वो गलत कर रहे हैं। तो जैसे ही हम वहां पर गए, बजाते उनको स्लिप भेजा है, अब वो करें नहीं मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जो बौखलाहट है उनका साफ ये बता रहा है कि कितना, देखिए आदमी जब ज्यादा हड़बड़ाहट में रहता है तो समझ में आता है कि गलती कहीं ना कहीं है, और वो उनकी हड़बड़ाहट से दिख रहा था। इसका जवाब मुझे लगता है कि अशोक जी, क्या लगता है कि ईसीएल के जीएम साहब ने जिस तरीके से और जिस अंदाज में, क्या वो बयान नहीं देते हैं कहीं, क्या कि चुप रहते हैं अपने कमरे में ही? मैंने आपके भी टीवी पर देखा, मुझे भी आश्चर्य लगा कि एक राजभवन एक जिम्मेदार अधिकारी कैमरे को फेस नहीं कर पाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं तो आपको क्या लगता है वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? जो भी बात है अपनी बात उनको रखनी चाहिए थी, क्योंकि जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, तो उन्होंने नहीं रखा है। नहीं तो वजह क्या मानते हैं, आखिर वो बौखलाहट क्यों? बहुत से पदाधिकारी मीडिया से डरते हैं। नहीं, मीडिया से नहीं, वो वास्तविकता से डरते हैं। चलिए, हमारे पास समय का अभाव है, आपसे फाइनल कमेंट आप लोगों से लेना चाहेंगे। फाइनल कमेंट की आखिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस अभियान को, इस आंदोलन को मुकाम मिलेगा? जी आप। जी, मैं ये चाह रहा हूँ संक्षिप्त रूप से, बिल्कुल संक्षिप्त में मैं कहूंगा कि इसमें 3 तरह की बात है जी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, मैं फिर वहां आ रहा हूँ कि उसमें जजों ने ये कहा कि वी आर ऑफ द ओपिनियन that there is nothing in the law which declares that all mineral wells, subsoil rights vest in the state. जी, ये उन्होंने साफ कहा है कि भारत का कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि ये जो मिनरल हैं, इन स्वामित्व तो उन्हीं का है जिनकी जमीन है, जमीन वाला मालिक है। अब सवाल ये है कि जिन्होंने जमीन अपनी दे दी, उनका क्या किया जाए? तो जिनकी माइनिंग जिनके यहाँ से हो गया, वो तो एक एग्रीमेंट से हुआ, तो उनकी जमीनें वापस हों, और चूंकि ये गलत तरीके से हुआ, उनको अंधेरे में रख के किया गया, झूठ बोल के किया गया, इसलिए उसका मुआवजा होना चाहिए। जी। दूसरा, अब जो इनकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जी, वहां जमीनें ना ली जाएं, जी, वहां किसानों को मालिक बनाया जाए, और ये जो माइनिंग का काम है ये ग्राम सभा से की जाए। जी। दूसरी मैं ये बात कर रहा हूं कि झारखंड में अभी बहुत ही अनियमितता चल रही है। जी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल ब्लॉक को रद्द किया और सिर्फ 4 कोल ब्लॉक को छोड़ा है। जी। इसके बावजूद झारखंड के 3 कोल ब्लॉक को मैं जानता हूं जहां उनके कोल ब्लॉक रद्द हुए हैं और वहां कार्यक्रम जारी है। कुल मिलाकर चीजें साफ है दांगी जी कि जो फिलहाल जो वादा खिलाफी है उसको बदलते हुए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वहां पर कंपनियां काम करें। नहीं, कंपनियां काम नहीं करें, ध्यान रखिए कि चूंकि सरकारें जमीन लेकर कंपनियों को देती हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब मालिक व्यक्ति है, ग्राम सभा को मालिक बनाया जाए, और ये कोयला जितना डिमांड है, लोहे का जितना डिमांड है, बॉक्साइट का जितना डिमांड है, इस देश को ग्राम सभा देने को तैयार है। मैं इसका आंदोलन चलिए चक्रवर्ती जी, मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार को गंभीर होना होगा। दिक्कत क्या है कि राजमार्ग परियोजना के साथ अभी तक की जो स्थिति है कि जब वहां लोगों ने एजिटेशन किया, कोई भी किस्म का एजिटेशन हो, प्रदर्शन हो, धरना हो, बंद हो, तमाम लोगों को किसी न किसी कानूनी पचड़े में फंसा दिया गया, उन पर क्रिमिनल केसेस हुए, उस पर वो जेल गए। अभी भी बहुत सारे लोंडिया बाजार के रिहाब साइट पर ये मामला चल रहा है। उपायुक्त महोदय ने 144 लागू कराया था, राजेश शर्मा जी ने। किन परिस्थितियों में 144 वहां से विड्रॉ हुआ, यह एक जांच का विषय होना चाहिए। और राजमार्ग परियोजना के परिप्रेक्ष्य में एक कमेटी का गठन होना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार गंभीर है इस विषय में, तो वर्तमान सरकार एक कमेटी की गठन करे। चलिए, इस सवाल का जवाब तो अशोक जी से लेंगे, हमारे साथ बीजेपी के विधायक भी हैं साथ में। अनिल जी, आपसे लेना चाहेंगे
एक तरह से देखा जाए तो सियासत ने भी वादा खिलाफी की है उस इलाके के लोगों के साथ। अगर हम ये कह के ये दरकिनार करें या मुंह मोड़े या फिर बहाने बनाए एक तरह से कि जो चीजें हो रही है वहां पर उस पर हमारा कोई बस नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी वादा खिलाफी है उनके साथ जो भोले भाले ग्रामीण है वहां के। तो अनिल जी, मौजूदा स्थिति में क्या कुछ करेंगे आप और क्या कुछ होना चाहिए, चूंकि आप एक ऐसी पार्टी के विधायक हैं जिसका संघर्ष का यहां पर एक इतिहास रहा है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन से ही पैदा हुआ था जी, लेकिन मौजूदा स्थिति में चीजें बदल रही हैं, दिख नहीं रही हैं अनिल जी। देख नहीं रहे अलग कहने से नहीं होगा, देख नहीं रहे अलग बात है जी, लेकिन बचाना जरूरी है जी। यहाँ का सबसे पहले तो मूल रैयत जी, हम आदिवासी की बात नहीं करते जी। यहाँ जमीन के बिना लोग जी नहीं सकता जी। और राज्य सरकार को तय करना चाहिए खास करके, और हम लोग पार्टी के लोग भी ऐसा मानते हैं। आपका पर्सनल एफर्ट क्या होगा, आपसे जानना चाहते हैं। मैं इसलिए चाहता हूं कि जल जंगल जमीन के बिना यहाँ के लोग नहीं रह सकता है जी, बिल्कुल। जिस तरह मछली जल के बिना नहीं रह सकता जी, जमीन के बिना यहाँ के लोग नहीं रह सकता। वो जमीन कैसे बचेगी? ये जमीन बचेगी इसलिए बचेगी कि सरकार को सोचना पड़ेगा, और सरकार नहीं सोचती है तो जनता को जागरूक करना। तो क्या ये चीज कल दिखेगा सदन में? निश्चित रूप से जी, मेरा आवाज बुलंद हुई कल। और मैं सुनी आंखें, उन रैयतों की सुनी आंखें बहुत कुछ कहते हैं। मैं इसलिए चाहता हूं कि माननीय हेमंत सोरेन जी ये जिस जल जमीन की बात कर रहे हैं, तो अभी इस सरकार से पहले माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे हैं और माननीय शिबू सोरेन जी बहुत दिन तक कोयला मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दे को, ये मुद्दा आज का नहीं है जी, ये विगत 35 साल का मुद्दा है, किसी ने भी इस पर गंभीर। चलिए ना, बीती बातों को हो सकता है हम भूल जाएं, इस शर्त पे, समय का अभाव है दांगी जी, बीती बातों को हो सकता है हम भूल जाएं, अगर नई एक शुरुआत हो। कल सदन है और कल सदन में कितनी प्रमुखता से ये जो मामला है आवाज बनता है। मैं आपको बता दूं ना, मेरा आवाज गूंजेगी जी, इसलिए कि जमीन के बिना यहाँ के लोग नहीं रह सकते। क्योंकि हमारी ये शुरुआत है, इसकी अगली कड़ी भी हम लेकर आएंगे। अशोक जी, आपसे लेना चाहेंगे, मौजूदा स्थिति में बहुमत की सरकार है, अपेक्षाएं भी लोगों की अपार है, क्या कुछ करेंगे? निश्चित रूप से सर, आम जनता की अपेक्षाएं और जो भी न्यायपूर्वक कार्रवाई होनी है। आज जो ये डीसी राजेश जिसकी चर्चा हमारे मित्र आतुर जी कर रहे थे, मुख्यमंत्री के द्वारा ही इसकी एक जांच कमेटी दी गई थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर ही डीसी ने वहां से जांच रिपोर्ट भेजा है, तो सरकार संवेदनशील है जी, तो फिर बहुमत की सरकार है जी। फिर यहाँ पर जब जांच रिपोर्ट डीसी जांच कर रहे हैं और डीसी को ये लग रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, तो फिर तो रख देना चाहिए। नहीं रखने, ये तो प्रशासनिक मामला अलग बन गया, समय का अभाव है और फाइनल क्या कुछ करेंगे? मुख्यमंत्री के आदेश पर ही समस्या सदन की आवाज बनेगी। मैं मानता हूं कि ये सरकार समस्या सदन की आवाज बनेगी। वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इस विशेष बहस में भाग लेने के लिए। हमारा ये जो पेशकश है आगे भी और ये बताने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, और अगर ऐसी चीजें यहां चल रही है, वादा खिलाफी लोगों के साथ हो रहा है, तो इसे रोकने के उपाय भी क्या हैं और कैसे रुकेगी ये सारी जो वादा खिलाफी है। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर की टाटा स्टील हो या डीवीसी हो, एचईसी हो, ईसीएल की कोयला खदानें समेत कई दर्जन विकास के सपने दिखाने वाली परियोजनाएं बनी, पर लुभावने वादे कर ली गई जमीन के विस्थापित परिवारों के हाथ में आज तक कुछ भी नहीं आया। नतीजन यह मसला जो है आज तक सियासी कुचक्र में ही फंसा रह गया और दम तोड़ने के कगार पर भी है। लाखों विस्थापित परिवार आज भी सूबे में सियासत की बेवफाई के कारण खून के आंसू रोने को विवश हैं, लेकिन आज बहुमत की सरकार है तो लोगों की अपेक्षाएं भी सरकार से बड़ी है। ऐसे में सरकार को एक नेक पहल जरूर करनी चाहिए। नमस्कार।